नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देश के ज्यादातर शहरों में सोने की कीमतों में तेजी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सुबह दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में सोने के दाम हल्के नरम हुए देखे गए, जबकि वहीं चेन्नई में कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,870 प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,52,670 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत एक दिन पहले 100 रुपए गिरकर 1,55,900 प्रति 10 ग्राम हो गई थी। वैश्विक बाजार की बात करें तो हाजिर सोना फिलहाल $4,721 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। कई लोग अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचते जरूर होंगे, या इस बात को लेकर ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर वो अपनी कमाई कौन सी सुरक्षित जगह में निवेश करें ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। म्यूचुअल फंड ये निवेश निकालने का एक बेहद ही आसान तरीका है, जहां आप इसमें अपनी मेहनत की कमाई से एक निश्चित राशि हर महीने बेहद ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड SWP की एक खासियत ये भी है कि आपका बाकी पैसा निवेश होकर लगातार बढ़ता रहता है। क्या आपने भी अपनी प्रॉपर्टी के लिए बैंक से लोन लिया? अगर हाँ, तो ये नए RBI के नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए मसौदा दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं भर पाएगा तो बैंक उसकी रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। दरअसल इन नए मसौदा नियमों के अंतर्गत बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लोन रिकवरी की प्रक्रिया में सिर्फ अपवाद स्वरूप ही अचल संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकेंगे। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ने यह भी साफ किया है कि विनियमित इकाइयों से सामान्य परिस्थितियों में अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपनी नियमित कर्ज गतिविधियों के बदले गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर कब्जा करें। मई का महीना शुरू होते ही नौकरी पेशा वर्ग और करदाताओं के माथे पर एक चिंता साफ दिखने लगती है। टैक्स कैसे बचाया जाए? हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में या फिर बिल्कुल आखिरी पलों में लोग आनन फानन में निवेश के विकल्प तलाशने लगते हैं। इस हड़बड़ी का नतीजा ये होता है कि सही जानकारी के अभाव में वे अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और टैक्स छूट का पूरा फायदा उठाने से चूक जाते हैं। वर्तमान में सरकार ने नई और पुरानी दो टैक्स रिजीम का विकल्प दिया है। नई व्यवस्था में टैक्स की दरें भले ही कम रखी गई, लेकिन इसमें से ज्यादातर डिडक्शन या टैक्स छूट का लाभ खत्म कर दिया गया। ऐसे में जो करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ बने हुए हैं, उनके लिए आयकर अधिनियम का सेक्शन 80C आज भी सबसे बड़ा हथियार है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों पर सीबीआई ने शिकंजा और कस दिया है। शनिवार को जांच एजेंसी ने मुंबई में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई कथित बैंक फ्रॉड और फ्रॉड डायवर्जन से जुड़े मामलों में की गई। सीबीआई की ये कार्रवाई रिलायंस समूह की 3 कंपनियां रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में हुई। जांच एजेंसी को शक है कि बैंक से लिया गया पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की निगाहें अब पूरी तरह से 8वें वेतन आयोग पर टिक गई है। अगर कर्मचारी संगठनों की हालिया मांगे मान ली जाती है तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले चपरासी से लेकर शीर्ष पदों पर बैठे IAS अधिकारियों तक की सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वर्तमान में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, वो नई व्यवस्था के तहत सीधे 69,000 रुपए के पार जा सकती है। हाल ही में 28 से 30 अप्रैल के बीच नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल के स्टाफ पक्ष की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी गई। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली है, साथ ही उनके खास मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल का सबसे अमीर विधायक कौन है? बंगाल के विधायकों के हल्फनामों को देखें तो कई विधायकों के पास 40 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है, जिससे ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि क्या शुभेंदु अधिकारी खुद भी बंगाल के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी कुल संपत्ति 85.87 लाख घोषित की है। इसमें 24.57 लाख की चल संपत्ति और 61.30 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। हल्फनामे के अनुसार इसमें 24.57 लाख रुपए की चल संपत्ति
के मामले में अधिकारी ने बताया है कि उनके पास 12,000 कैश है और उनके पास कोई कार या निजी वाहन नहीं है। अधिकारी ने गहनों वाले कॉलम में भी शून्य घोषित किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अपने करोड़ों खाता धारकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है। मई के आखिरी तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है। इससे करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बिना ज्यादा कागजी कार्यवाही के तुरंत पैसा मिल सकेगा। नई सुविधा ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका मकसद पीएफ से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और डिजिटल बनाना है। माना जा रहा है कि 2026 के मध्य तक ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा। पीएफ क्लेम, अकाउंट ट्रांसफर और पैसे निकालने जैसी सुविधाएं पहले से कहीं ज्यादा आसान भी हो जाएंगी। शेयर बाजार में जब चारों तरफ लाल निशान हावी हो और बिकवाली का दबाव है, ऐसे वक्त में कुछ चुनिंदा कंपनियां अपने शानदार प्रदर्शन से निवेशकों का भरोसा जीत लेती है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की कहानी भी कुछ ऐसी है। देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज ने 8 मई को बाजार बंद होने के बाद अपने मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। ये आंकड़े इतने जबरदस्त हैं कि बाजार के जानकारों को सोमवार को इस शेयर में बड़ी हलचल की उम्मीद नजर आ रही है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डालें तो मार्च तिमाही में एमसीएक्स के लिए किसी सुनहरे दौर से कम नहीं रहे। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी अवधि के 135 करोड़ रुपए से करीब 291% की लंबी छलांग लगाकर 530 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। भारत के निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों में शामिल एक्सिस बैंक ने अपने करंट अकाउंट ग्राहकों के लिए एआई आधारित कंप्लायंस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन का नया सेट लॉन्च किया। बैंक का कहना है कि इन नई सेवाओं का उद्देश्य जटिल और समय लेने वाली नियामकीय प्रक्रियाओं को आसान, तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। बैंक ने 2 प्रमुख सेवाएं पेश की हैं, जिनमें एआई आधारित री केवाईसी समाधान और डिजिटल बिजनेस प्रोफाइल अपडेट सेवा शामिल है। इन दोनों सेवाओं को इस तरह तैयार किया गया है कि ग्राहकों को बिना शाखा जाए और बिना कागजी कार्यवाही के तेज अनुपालन सुविधा मिल सके। जब माता पिता या दादा दादी दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, बाद में ही सही, लेकिन उनकी संपत्ति या पैसों को लेकर बात उठी जाती है। खासकर जब उनकी बैंक में एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट हो। अगर उन एफडी का कोई नॉमिनी हो या फिर कोई वसीयत बनी हुई हो तो सामने कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन नहीं है तो यहीं से कंफ्यूजन शुरू है। पैसा किसे मिलेगा, बैंक को किन चीजों की जरूरत है, इससे इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा। सच तो यह है कि इसका एक तय प्रोसेस होता है, बस ये हमेशा साफ साफ समझ रहे हैं। बाकी सब चीजों से पहले बैंक ये देखेगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई नॉमिनी है या नहीं। अगर कोई नॉमिनी है तो प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ता है और बैंक डेथ सर्टिफिकेट और पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद नॉमिनी के नाम पर पैसा रिलीज कर देती है। ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले इंटरनेशनल कंपनियों के खिलाफ अमेरिका ने सख्त एक्शन लिया है। जानकारी के अनुसार यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 10 लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें चीन और हांगकांग में मौजूद कंपनियां भी शामिल। इन पर आरोप है कि इन्होंने ईरान की सेना को हथियार और कच्चा माल खरीदने में मदद की, जिनका इस्तेमाल ईरान के शाही ड्रोन प्रोग्राम में होता है। अपने बयान में ट्रेजरी ने कहा कि वो ईरान के सैन्य औद्योगिक नेटवर्क के खिलाफ और आर्थिक कदम उठाने के लिए तैयार है। इसका मकसद तेहरान को अपनी उत्पादन क्षमता फिर से बनाने और अपनी सीमाओं से बाहर अपना प्रभाव बढ़ाने से रोकना है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।